गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग 19 तारीख 7वां महीना में जो पहला टेस्ट आप लोग को हुआ, कुछ बच्चे बहुत खुश हैं और कुछ बच्चे बहुत नाराज भी हैं। खैर कोई बात नहीं, जो खुश हैं तो वो खुश रहवे करेंगे, क्योंकि उनको वेबसाइट के माध्यम से बताए गए रूल नियमों के आधार पर क्वेश्चन खुला, उन्होंने बनाया और बना। लेकिन जिन बच्चों ने बताए गए वीडियो को गौर से आपने नहीं देखा, नहीं समझा, उनको खोलने में थोड़ा परेशानी हुआ। हम समय बहुत दिया। तो ये पहला टेस्ट था जिसमें हम लोग उस बचपन को आप याद कीजिए जिस बचपन में आप पहली बार खड़ा होकर पैदल चलना सीखा। तो सिर्फ खड़ा होने में कई एक बार गिर जाते थे। तो ये ऐसा नहीं कि आप खड़ा होना छोड़ दिए, नहीं ना। तो समझ जाइए कि आज हम लोग को यह टेस्ट उसी दिन का याद दिलाती है कि आज आप लोग जो पढ़ रहे थे, समझिए वो पेट के सहारे चल रहे थे और आज आपने टेस्ट दिया, अब पेट को छोड़ करके पैर पर खड़ा होना प्रयास किया तो गिर गया, तो कोई बात नहीं, जो चल गया बहुत अच्छी बात है। अगला बार जब आपको वीडियो बताया जाए, सब अपने अपने मोबाइल में पहले से ट्राई कर लेंगे, है ने। जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो बाद भी खुलेगा, है ने। तो फिर से जो पीछे वीडियो बताया गया है सिद्धिकंठ सुमन के द्वारा, उनके वीडियो को आप दोबारा एक दो बार सुनिए और फिर अगला जो टेस्ट होगा उसी प्रकार से खोलिएगा। मैं निर्धारित कर दूंगा प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट, और आज सिर्फ 19 तारीख 7वां महीना में केवल 10th क्लास का टेस्ट था और अब से सभी बच्चों को 8, 9, 10th सभी को टेस्ट होगा। आपको सूचना दिया जाएगा, यहां से बताया जाएगा। तो फिर आपको नया वीडियो बताया जाएगा कि किस प्रकार से टेस्ट देना है, कैसे होगा, और आंसर आपको 20 तारीख को मिलेगा। शाम में बता दिया जाएगा कि 20 तारीख को आंसर शीट कितने बजे आउट किया जाएगा, आप उसे देख लेंगे। और इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पर संदेह हो और अपने आंसर पर संदेह हो या यहां से दिए गए आंसर पर संदेह हो, तो आप बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। तो इस बातों को ध्यान में रखें। मैं आपको सतत प्रयास करूंगा, बिल्कुल प्रयास करूंगा, बिल्कुल मेहनत ही करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा कि क्लास यदि जैसे क्लास में चलता था वैसे चले या क्लास आपको यूट्यूब पर चले, पढ़ाई सेम होगा, सेम होगा। जब तक लॉकडाउन है और क्लास बंद है तब तक क्लास होगा, टेस्ट होगा, क्लास होगा, टेस्ट होगा, क्लास होगा, टेस्ट होगा। तो सुन लिए, अब हम ज्यादा समय आपसे नहीं लेते हैं। आज हम आप लोग को आगे का टॉपिक केमिस्ट्री, एसिड, बेस, साल्ट के बारे में बता रहे हैं। आप उन सभी के बारे में गौर से सुनेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया, तो बहुत बच्चे ने बनाया है और कुछ ने बोला सर अभी टेस्ट में लगे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको एक दिन और टाइम दे रहे हैं। जो होमवर्क दिया हुआ था उस होमवर्क को पूरा करेंगे। इसके बाद मैं आगे थ्योरी दे रहा हूं, आप इसको गौर से सुनेंगे और देखेंगे और फिर
जो बताएंगे उसको याद करेंगे और फिर आज होमवर्क देंगे। तो आइए हम लोग अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में पढ़ा, क्षार क्षारक के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में। अब हम साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लवण के बारे में। लवण जब अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तब इस प्रकार बनने वाले, यानी उस क्रिया से बनने वाले रासायनिक यौगिक को साल्ट कहा जाता है। यहां पर बनाने की जो विधि होगा वही उसके परिभाषा को दर्शाता है। जैसे आपने एसिड बेस में जो गुण था वही उसका परिभाषा था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद तीखा होता है। तो ये गुण था और इन्हीं गुणों में सबको जोड़ दिया गया, अम्ल का 2-4 गुणों को, तो अम्ल का डेफिनेशन बन गया था, यानी गुण के आधार पर परिभाषा था। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया के होने पर बनने वाले पदार्थों के आधार पर, यानी जो बनने की क्रिया विधि है वही इसका परिभाषा है। तो अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया करिएगा तब साल्ट बनेगा। जब अम्ल में धातु को डालिएगा तब साल्ट बनेगा, और जब धातु और अधातु को एक साथ मिलाकर गर्म कीजिएगा तब साल्ट बनेगा। हाई, आप उच्च क्लास में, हाई क्लास में, मतलब 10th के बाद जब जाइएगा तो और भी विधि है। हम लोग को जब क्लास में पढ़ाना होता है विद्यार्थी, तो क्लास अपनी एक सीमा तक पढ़ाई जाती है। ये नहीं कि उसमें साल्ट क्या है, साल्ट का परिभाषा, गुण, साल्ट के प्रकार और भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत। तो उन सभी का यानी जो आपका सिलेबस में है वो, और मैंने एक बार बोले थे सिलेबस के बारे में बताएंगे, अब 1-2 रोज में आपको सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा। टेस्ट में थोड़ा आप लोग लगे हुए थे, है ना, जो टेस्ट दिए होंगे बहुत खुश होंगे, और यानी आप लोग बहुत यूनिक चीज, नया चीज आपने सीखा टेस्ट में देने के लिए। तो आइए, बहुत अच्छी बात है। तो विद्यार्थी जी फिर हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो साल्ट को ये आप जो बनाने की विधि है वही इसका डिफिनेशन हो जाएगा। फिर इस साल्ट को, मतलब लवण को 3 भागों में बांटा जाता है विद्यार्थी जी। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। इस अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण को हम पीएच स्केल से जांच कर सकते हैं कि जिस लवण में पीएच मान 7 होगा वह उदासीन लवण होगा, जिस लवण में पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय लवण होगा, और जिस लवण में पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय लवण होगा। फॉलो किया बात में? मैं एक और बात बताता हूं छोटी तौर पर। जब लवण बने और उस लवण में H उपस्थित हो, हाइड्रोजन, तब वह पहचान है अम्लीय लवण का। और यदि लवण बने और उसमें OH रहे, ये चल गए और OH एक साथ, तो ये हो गया हाइड्रोजन, लेकिन ये हो गया हाइड्रा ऑक्साइड। यदि OH रहेगा तब वो क्षारीय लवण होगा। और विद्यार्थी जी जब ना H रहे ना OH रहे तब उदासीन लवण होगा। जब ना H रहे ना OH रहे तब उदासीन लवण होगा, और वो भी एक तरीका से बनता है। देखिए सुनिएगा, जब अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, क्षार क्षारक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा विद्यार्थी। यदि ये प्रबल अम्ल हो, आयु दुर्बल हो, तब अम्लीय होगा, क्योंकि इसका शक्ति ज्यादा है। जब ई प्रबल हो और ई दुर्बल हो तब क्षारीय लवण बनेगा।
जब दोनों परवल हो, अम्ल और क्षार दोनों परवल हो, तब आपको उदासीन लवण बनेगा। लेकिन जब दोनों दुर्बल हो तो इसके बीच कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यानी अम्ल की शक्ति अधिक रहेगा तो अम्लीय लवण, क्षार की शक्ति अधिक रहेगा तो क्षारीय लवण, और दोनों उच्च शक्ति वाला हो और दोनों के बीच रिएक्शन हो तब उदासीन लवण होगा। तो विद्यार्थी जी, मैंने आपको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों को दो तरीका से पहचान बताया, तीन तरीका से। एक अभी जो बता रहे थे सो, और एक हाइड्रोजन रहेगा तो अम्लीय लवण, हाइड्रोक्साइड रहेगा तो क्षारीय लवण, ये दोनों में से कोई नहीं रहेगा उदासीन लवण। एक तो ये दो हो गया पहचानने का तरीका। तीसरा था पीएच स्केल से, जिस लवण का पीएच मान 7 से कम रहेगा अम्लीय लवण, जिसका 7 रहेगा उदासीन लवण, और जिसका 7 से अधिक रहेगा वो क्षारीय लवण। तो आपने समझा होगा लवण का भी उपयोग है। हम लोग जो साल्ट, आपने नाम सुना हुआ साल्ट, तो साल्टे उसको हिंदी बोलते लवण, हम लोग साधारण नाम में उसको नमक भी बोलते हैं, जिस लवण का हम लोग उपयोग कर रहे हैं ज्यादा करके। तो ये हो गया विद्यार्थी जी आपको कौन लवण, वो जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तब आपको पता चलेगा। यानी आप इतना तो जानकारी हो गया होगा कि हम लोग भी लवण का उपयोग कर रहे हैं, और वो है कौन, नमक। यानी नमक जो है हम लोग जिस नमक का खाने में उपयोग करते हैं उस नमक लवण का उदाहरण है। चाहे वो नमक जो प्रतिदिन उपयोग करते हो उस नमक को भी लवण कहा जाता है। जो काला नमक होता है वह भी लवण है। जो आपने सेंधा नमक का नाम सुना होगा वो भी लवण होता है। तो विद्यार्थी जी आपने इन लवणों को बारे में जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। इतना तो जरूर जानते होंगे कि हमारे जो भोजन है वो दो स्वाद से पहचाना जाता है, एक नमकीन और दूसरा मीठा। समझ रहे विद्यार्थी जी, नमकीन के लिए नमक आवश्यक है, लवण आवश्यक है, और मीठे के लिए शर्करा यानी चीनी, ग्लूकोज आवश्यक है। तो विद्यार्थी जी हम लोग ज्यादा करके अक्सर भोजन जो इस्तेमाल करते हैं काफी ऊर्जावान के लिए, तो वो है कौन, साल्ट वाला, यानी नमकीन। सब्जी भी बना रहे हैं तो उसमें भी नमक उपयोग हो रहा है, दाल भी तो उसमें भी नमक उपयोग हो रहा है। बहुत ऐसे साउथ और चाइनीज फास्ट फूड में देखिएगा विद्यार्थी जी, इसमें चीनी के साथ नमक भी थोड़ा मिला, यानी नमक में थोड़ा चीनी भी मिलाया जाता है और ऐसे। लेकिन हम लोग जो कॉमन भोजन है उसमें अक्सर कर करके हम लोग ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग का एक भोजन का एक प्रमुख अंग नमक को माना जाता है। तो उपयोग में जब कहेगा तो ये हो गया, खाना को स्वादिष्ट बनाने में सभी प्रकार के मसाला आपने डाला, बट नमक छोड़ दिए तो उसका स्वाद तो आपको पता ही होगा कि भर पेट खा लीजिएगा। तो ये भोजन का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है नमक। बहुत ऐसे खाने वाले पदार्थों में हम केवल नमक को डाल कर करके खा ले सकते हैं। आपने भुंजा का इस्तेमाल करते हो, केवल नमक, मिर्च नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, नमक। चीना बादाम को भी आप खाते हैं तो केवल नमक पर भी काम चला लेंगे। बहुत ऐसी चीजों, आपने खीरा, ककड़ी, बहुत ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हो, चना का इस्तेमाल करते हो, जहां पर केवल नमक का ही इस्तेमाल कर करके हम लोग भोजन को ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं। तो विद्यार्थी जी बहुत उपयोगी इससे माना जाता है, बेहद उपयोग है। तो ये हुआ लवण कहे या नमक कहे, तो पहला उपयोग हो गया कि नमकीन भोजन को या प्रमुख, नमकीन भोजन का यह प्रमुख अंग है, इसलिए इसका उपयोग उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा, साबुन बनाने में भी साल्ट का उपयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा
और धोने वाला सोडा, मैं आगे उसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसमें भी नमक का उपयोग किया जाता है ना। ये सब हो गया औद्योगिक उपयोग, साबुन बनाने में, सोडा बनाने में, है ना। ये सब जो उपयोग हो रहा है विद्यार्थी जी, ये सब क्या औद्योगिक उपयोग है। लेकिन घरेलू उपयोग का है, एक दो घरेलू उपयोग तो बल सर खाना बनाने में तो बताए ना, अचार बनाने में, आचार, भोजन के परिरक्षण में, बल ये क्या होता है, हम लोग बहुत ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको आवश्यकता से कभी कभी ज्यादा आ जाता है, सपोज चिकन, मटन, मछलियां, तो एक दिन में वह खराब हो जाएगा, क्योंकि वह विकारीय भोज्य पदार्थ है, खराब होने वाला खाने वाला खाद्य पदार्थ है। तो वैसे वस्तुओं को सुरक्षित, वैसे खाद्य वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए तेल और नमक के साथ आप जानते होंगे परिरक्षित किया जाता है, फ्राई करके रख दिया जाता है। आप जितने भी टोटल होटल में देखते होंगे विद्यार्थी, तो मछलियां, अंडे, मांस, इन सभी को हल्दी, तेल, नमक के साथ परिरक्षित करके रख दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटर या फ्रिज कहते हो, है ना विद्यार्थी जी। इन चीजों में इसको रख कर सुरक्षित रखा जाता है। तो ये नमक से परिरक्षित करने के बाद ऐसे खाद्य वस्तु जो होती है वह खराब होने से बच जाता है, स्वाद और सुगंध बर्बाद होने से बच जाता है, अर्थात वह खाने योग्य वह वस्तु होती है, खाद्य वस्तु होती है। तो ये विद्यार्थी आप लोग घरेलू उपयोग के साथ साथ औद्योगिक उपयोग के बारे में आपने सुना है ना। अब हम आप लोग को यहां से लिखाना प्रारंभ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए विद्यार्थी जी, अभी मैंने जो पढ़ाया आप लोग को लिखा रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, है ना। क्वेश्चन है लवणों को किस प्रकार बनाया जाता है। ये लवण को जो बनाने की विधि है वही उसका परिभाषा होता है। मैं उसके नीचे भी लिखूंगा, देखिएगा परिभाषा के तौर पर। तो ये आंसर है कि लवणों को निम्न लिखित विधि से बनाया जाता है, बनाया जाता है। पहला, जब धातु को अधातु के साथ मिलाकर गर्म किया
जाता है तब लवण बनता है। किसको किसको? तो धातु और अधातु को क्या करेंगे? इसको गर्म पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? गर्म, है ने? तब इधर क्या बनेगा? लवण। समझ रहा होगा? सबसे प्रचलित धातु का नाम आपने सुना होगा, है ना? ये, और ये सबसे प्रचलित लवण भी है। बैलेंस करना ये आपका काम है। ये गैस में, इसलिए एक अणु में 2 परमाणु होता है, तो 2 क्लोरीन पे यहाँ 2 लगा देंगे, 2 सोडियम 2, गर्म करने का चिन्ह, है ने? तो ये आपको लवण बन गया। ये सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, दोनों के साथ मिलाकर बनाया गया, गर्म किया गया, तो सोडियम लवण बन गया। इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। याद रहेगा, है ना? दूसरा है, दिख रहा है नहीं? चलिए, बड़े बड़े अक्षरों पर लिख रहे हैं, मौसम थोड़ा खराब है, माफ कीजिएगा। लवणों को किस प्रकार बनाया जाता है? तो लवणों को निम्नलिखित विधि से बनाया जाता है। पहला विधि में जब धातु को अधातु के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब लवण बनता है, यानी यही परिभाषा बन जाएगा। जब धातु को अधातु के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, याद रखें, याद रखें इस बात को कि जब धातु को अधातु के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब इस प्रकार बनने वाले, तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं, लवण कहते हैं। यही बन गया इसका परिभाषा भी। जैसे जैसे पॉइंट लिखते जाएंगे वैसे वैसे परिभाषा बनेगा। यानी इस परिभाषा को भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा कि जब धातु अधातु को साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो ये आपके सामने ये दिया हुआ समीकरण, आप इस समीकरण को यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर धातु और अधातु को बदल सकते हैं और रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। समझ गया? तो ये बनाने की विधि में पहला, यानी इसका पहला परिभाषा हो चुका है। अब इसको मिटाते हैं, गौर से आप तब देखिए, देख लीजिए नीचे वाला बात को, मैंने ऊपर वाला बात को दोहरा दिया, देख लिया। चलिए एकदम ध्यान से सुनिए, है ना? साफ से लिख भी देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, लिखावट में ताती में जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबके समय में एकदम बिल्कुल किताब का इस्तेमाल करें। मैं बार बार क्लास में भी कहा करता था कि जब भी आप नोट्स को तैयार करें तो किताब का सहारा लें, उससे 2 फायदा होगा, हैंडराइटिंग भी सुधरेगा, शुद्ध भी लिखाएगा। देखिएगा विद्यार्थी, दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा? अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक
अभिक्रिया, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होने पर लवण बनता है। यानी आप लोग को सबसे प्रबल अम्ल के बारे में मैंने बताया था HCl, और सबसे प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड अम्ल है और ये क्षार है, और इसके बीच अभिक्रिया होता है तो अभी जो लवण बना सो और H2O ये जल, यानी लवण और क्या बना जल। तो अभी इसका नाम लिखे थे, है ना। तो ये क्या हुआ कि जब अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। तो आप इस चीज को लिख सकते हो, याद रखें वाली बात कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। यानी जो रासायनिक यौगिक बना उसी को आप परिभाषा में तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो, खाली इस प्रकार से लेकर के जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। आपके सामने उदाहरण दिया गया है, और भी उदाहरण ले सकते हो। अम्ल भी बहुत उदाहरण में दिए हैं, क्षार भी बहुत उदाहरण में दिए हैं। रिएक्शन कर करके रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर देखो एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो, राइट। ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ये बनाने की दूसरा विधि, यानी इसकी दूसरी परिभाषा हो रही है। अगला बात इसको पढ़ लीजिए, मैं फिर अगला तीसरा बात भी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देख रहा है बहादुर, इस बात को याद रखें, नोट पॉइंट है, यानी यही इसका परिभाषा है। तीसरा बताते हैं विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी, धात्विक ऑक्साइड क्या होता था? तो धात्विक ऑक्साइड जो होता था विद्यार्थी क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड क्या होता था? अम्लीय। तो धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो लवण का निर्माण होता है। 1 सेकेंड। हाँ विद्यार्थी देखिए, तीसरा बात में विद्यार्थी एकदम आप पढ़ चुके हैं, ये बात आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर में भी बताया था। वही बात यहाँ आ गया। याद है आपको विस्थापन अभिक्रिया, जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते थे? क्या था याद है? कि जब अम्ल में धातु को डाला जाता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। सही बात है। यहां पर भी मैंने अम्ल के गुण में भी पढ़ाया था कि जब अम्ल धातु के साथ विक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। जहां पर जिसको पढ़िएगा उसका तो गायबे नहीं कीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन था तो वहां पर लिखे विस्थापित होना, यहाँ पर लिखे हाइड्रोजन गैस मुक्त होना, और यहाँ पर अभी के अभी लिखेंगे कि जब अम्ल में धातु को डाला जाता है तो लवण निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस
मुक्त होता है। क्या? जब जब अम्ल में धातु को डाला जाता है तब लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। सबसे प्रचलित ये सब तो आप लोग को एकदम बिल्कुल अब याद हो गया होगा। यही बात मैंने पीछे भी दोहराया था। धातु है, अम्ल है, अभिक्रिया करेगा, इस लवण जितना भी बना सब यही लवण। देखिए सुनिए, तीनों जगह इसका इसका यही चीज, सेम चीज यहां पर तो ऐसे लिखा। और जब हम अम्ल का गुण लिखा रहे थे विद्यार्थी, रासायनिक गुण, तो यही चीज वहां पर लिखे थे कि जब अम्ल में धातु को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। ये अम्ल के रासायनिक गुण में। विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखा तो ध्यान दीजिए कि जब अम्ल में धातु को डाला जाता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित होता, मतलब वो हटता, अम्ल से हाइड्रोजन हट गया। HCl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, अब क्लोरीन के साथ है हाइड्रोजन नहीं, विस्थापित हो गया, यानी वहां से हाइड्रोजन का हटना हुआ। तो ये बनाने की विधि है ना। तो ये भी आपको डिफिनेशन में डाल सकते थे क्या चीज कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। तो ये भी बात है, याद रखिएगा, है ना। याद रखें इस बात को, क्या चीज, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। तो विद्यार्थी वही चीज है, ये आप ये भी लिख दीजिएगा डिफिनेशन में तो कोई गलत नहीं होगा। इस बात को इस प्रकार से लिखिएगा तो भी कोई गलत नहीं है। तो आपने तीन तरह का प्रकार से देखा। चौथा बात भी मैं आप लोग को आगे बता रहा हूं, इसको आप पढ़ लीजिए। चौथा बात क्या हो जाएगा, याद है नहीं? एकदम याद होगा। धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं बताए थे? याद करो पिछली बतिया। जब धातु ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करता है तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक को धात्विक ऑक्साइड कहते हैं और इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। यानी धात्विक ऑक्साइड को किसी अम्ल के साथ जब रिएक्शन करा देंगे तब लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल। अगला बनाने का विधि वही रहेगा, यानी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर जो बनेगा वो बनने वाले यौगिक क्या होगा? साल्ट होगा, लवण होगा, और उसके साथ एक कौन बनेगा? तो जल बनेगा। जैसे ये दो पदार्थ बन रहा है ना, उसी प्रकार से वहां पर भी दो पदार्थ बनेंगे, एक लवण और दूसरा जल बनेगा। फॉलो करें इस बात को और आगे बात है ना। देख रहा है? अम्ल और क्षार का जो डिफिनेशन था विद्यार्थियों, उसको गुण के आधार पर, और लवण का जो डिफिनेशन चल रहा है वो इसके बनाने के विधि के आधार पर विद्यार्थी जी एकदम कहीं मत जाइए, यही रह जाइए, याद करते रहिए। यही मतलब सुमन क्लासेस पटेल नगर, नवादा बिहार, जड़ी बिहार के भी नाम लीजिए, है ने। चलिए ये 4 नंबर बात है। एक क्या? जब धात्विक ऑक्साइड
जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। देख लिया विद्यार्थी, मैंने अभी डिफिनेशन की तरह जोड़ दिया है। तो धात्विक ऑक्साइड ये भी है, Na2O MgO जो भी बोले, और कोई भी अम्ल लीजिए, बहुत सारा, बार बार एक एक चीज ले रहे थे, HCl HNO3, तो आइए CaSO4 प्लस H2O, ये लवण हुआ, ये जल हुआ, ये आपको अम्ल हुआ, ये आपको धात्विक ऑक्साइड। तो रहा विद्यार्थी कि जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है विद्यार्थी, तो लवण और जल बनता है। समझ रहे बात को? तो ये 4-5 को विधि मैंने बताया आपको बनाने के लिए, और आप भी प्रयास करें किताबों को पढ़ने के लिए, है ना। या जितना बात बताया जाए उसको तो एकदम आप हर हालात में गेठी के अंदर, यहाँ वाला गेठी, धागा वाला गेठी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी कपड़े का बात नहीं कर रहा हूं, अपने दिमाग वाला गिरह बैठाने की कोशिश करें। तो आपने ये पढ़ा लवण, और लवण का जो परिभाषा है वही बनाने का विधि है ना। अब यहाँ टाइप्स ऑफ साल्ट यानी लवण के प्रकार के बारे में बताता हूं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। ठीक है, ठीक है विद्यार्थी। मौसम थोड़ा खराब है, वीडियो का लाइट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सुनाई ठीक से पड़ रहा होगा, सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा ढंग से, न हो तो दोबारा सुनिए। देखिएगा विद्यार्थी, यहां पर क्वेश्चन ही लिख देते हैं कि लवणों के प्रकार को लिखें। तो आपको मैं यहां पर जो पढ़ा रहे थे, लवण 3 प्रकार के होता है, आपको यहां पर 3 प्रकार के लवणों के बारे में पढ़ना है। इसमें पहला है अम्लीय लवण, दूसरा है क्षारीय लवण, और तीसरा है विद्यार्थी उदासीन लवण। मैं ये तीनों को भी 3 तरीका से पहचानने के लिए बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। मैं सारी बात को, जितना बात बोले हैं वो सबको लगभग कोशिश करेंगे लिख देने की, लेकिन शुरू में जो आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं, बेटा उसको गौर से जरूर सुनना, क्योंकि विद्यार्थी जितनी बातों को मैं थ्योरी में बोलता हूं उतनी बातों को बोर्ड पर लिखना क्या संभव है तो आपको मालूम नहीं होगा मैं क्या बताऊं। तो देखिए, आपको बताया गया था कि जिस लवण का पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय लवण होगा। समझ रहा, ये बात यहां लिखेंगे, जिस लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय लवण होगा, जिस लवण का पीएच मान 7 के बराबर होगा उदासीन लवण होगा। पीएच क्या है मैंने बता चुके हैं, यह एक सूचक है
जिसको यूनिवर्सल सूचक कहा जाता है, जिससे किसी विलयन का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को मापा जाता है। मैंने इसका चर्चा बहुत पीछे कर चुके हैं, 2-3 वीडियो पीछे। आप पीछे वाला लेक्चर को पढ़िए, जरूर पढ़िए। आपको उसका पीएच का वैल्यू, फ्लूइड फॉर्म, सारी बात को लिख दिया गया है। तो आइए यहाँ पर वही बातों को लिखेंगे कि जिस लवण का पीएच मान 7 से कम होगा वह अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण होगा, यानी लवण को हम लोग पीएच से यहां पर बता सकते हैं कि अम्लीय लवण है कि क्षारीय लवण है, उदासीन है। समझ रहा? दूसरा सेम बात, जिस लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय लवण होगा। क्षारीय लवण होगा। फिर से पढ़िए, मैं तीसरा पॉइंट ऊपर लिखूंगा, है जिस लवण का पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय, जिस लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय। और तीसरा बात है विद्यार्थी जी, लिख ही देते हैं, जिस लवण का पीएच मान 7 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, वह उदासीन लवण होगा। उदासीन लवण होगा। विद्यार्थी जी गौर से इसको पूरा को पढ़ लीजिए, 5 सेकेंड। तो आगे विद्यार्थी जी लवणों के प्रकार को लिखे, तो लवण 3 प्रकार के होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। जिस लवण का पीएच मान 7 से कम होगा अम्लीय होगा, जिस लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय लवण, और जिस लवण का पीएच मान 7 के बराबर होगा उदासीन लवण होगा, है ना। जो हम लोग नमक खाते हैं वो उसका पीएच मान 7 होता है। तो आइए, ये था, ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन को इसके माध्यम से हम लोग पहचान सकते हैं पीएच वैल्यू के आधार पर। अब एक और आधार पर मैं बता रहा हूं विद्यार्थी कि यदि लवण तो बनाने से बन रहा था, आपने पीछे पढ़ा कि अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा। तो अब हम लोग अम्ल और क्षार के आधार पर जो बनेगा, अम्ल और क्षार से जो लवण बनेगा, उस लवण में कैसे पहचानते हैं कि अम्लीय है, क्षारीय है और उदासीन है। नहीं विद्यार्थी, बहुत अच्छी बात होगा, आप ध्यान से देखिए, मैं तुरंत आपके सामने बता रहा हूं, है नहीं, कि अभिक्रिया कराने से कैसे बनेगा अम्लीय, कैसे होगा क्षारीय और कैसे होगा उदासीन। समझ रहा है विद्यार्थी जी? इसके बाद मैं फिर यौगिक को पहचानने के लिए बताएंगे कि देखिए यह लवण जो है विद्यार्थी अम्लीय है, ये क्षारीय है और ये उदासीन है। आप गौर से कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है। देखिए विद्यार्थी, है ना, ध्यान से विद्यार्थी। ये भी अगला तीसरा है, चौथा पॉइंट अब हो जाएगा विद्यार्थी। पॉइंट क्या हो जाएगा चौथा, कि जब प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल
क्षार अम्लीय लवण, अब प्लस क्या बनेगा, जल। देखो जब अम्ल रहेगा प्रबल और दुर्बल रहेगा क्षार, यानी ये जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार रहेगा तो उससे जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण होगा और एगो तो जल बनना ही है। देख रहा है, चौथा के बाद पांचवा पॉइंट। अभी ये हो जाएगा दुर्बल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, तो ई प्रबल हो गया तो अब बन जाएगा क्षारीय लवण प्लस जल। समझ रहा है विद्यार्थी? छठा बात में होगा, मैं सबका उदाहरण के साथ बताऊंगा। अभी मैंने आप लोग को पॉइंट में सिर्फ याद करने के लिए बातों को बता रहा। यदि प्रबल प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रबल क्षार हो, दोनों प्रबल, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तो उदासीन, उदासीन लवण और जल होगा। लेकिन यदि दोनों दुर्बल हो, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो इसका रिएक्शन ही नहीं होगा। तो याद रहे, इसका मतलब ये दोनों के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बातों को याद रहे 100 के 100% को, तो आप लोग को बनाने के लिए भी आएगा। और आप लोग को याद रखना है कि कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल है, उसके पीछे आपको बताया गया है, उसको याद रखिए, ध्यान से इसको देखिए। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग ये सभी को कैसे बनाया जाएगा, कैसे परिभाषा होगा, आप इसके बारे में ध्यान से पहले सुने। जब अम्ल और क्षार यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसके बीच बनने वाले जो लवण होंगे उस लवण को आप अम्लीय लवण कहते हैं। अथवा आप लोग एक चीज पीछे पहले पढ़ा था कि जितने भी अम्ल था उन सभी अम्लों में हाइड्रोजन की उपस्थिति था। किसका उपस्थिति? हाइड्रोजन की। उस हाइड्रोजन को हटाना है तब तो लवण बनेगा। तो हटाने के लिए आप क्षार से हटा सकते हो, धातु से हटा सकते हो, या धनात्मक मूलक। बोलिए धनात्मक मूलक क्या होता है सर? आप क्लास 9th में परमाणु अणु आयन में पढ़ा होगा। धनात्मक मूलक नाम याद होगा तो बोलिएगा, NH4 पर +1 और एक पर माइनस, तो जिस पर प्लस हो गया धनात्मक मूलक, जिस पर माइनस हो गया ऋणात्मक मूलक। समझ रहे हैं? तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह
कभी कभी ये केवल परमाणु के रूप में रहता है, कभी कभी परमाणुओं के साथ रहता है, तो ये समूह बन गया। यदि ऐसे रहेगा तो आयन, और ये समूह में रहेगा तो मूलक कहलाता है। तो यदि प्लस के साथ है बाबू तो धनात्मक मूलक, और यदि माइनस के साथ है तो ऋणात्मक मूलक। समझ रहा है? ये ऋणात्मक मूलक हो गया, ये ऋणात्मक मूलक हो गया। ये उसकी संयोजकता को दर्शाता है, यानी SO4 की संयोजकता हुआ 2, OH की संयोजकता हुआ 1, और NH4 का संयोजकता हुआ 1, सोडियम की संयोजकता हुआ 1। फॉलो किया बात को? समझ रहा? तो यदि हाइड्रोजन को तो हटाना है, लेकिन यदि वो हाइड्रोजन आंशिक रूप से हटता है, जैसे कोई भी अम्ल है, इस अम्ल के बारे में जानते हो, इस अम्ल के बारे में जानते हो, H3PO, H3PO4, ऐसे बारे में इतना बहुत सारा अम्ल है, और भी अम्ल के बारे में बताए हैं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो 1। इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 2। इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो 3। इसी प्रकार से 1, 2, 3 इत्यादि मिलेगा। तो विद्यार्थी जी इसी हाइड्रोजन को हटाना है आंशिक रूप से, आधा। तो 1 का आधा होगा, हाँ सर होगा ना, 1/2H होगा ना। 2 को आधा तो 1, 3 को आधा तो 3/2, 1.5। भाई आंशिक कहने का मतलब इसमें जो आंशिक नहीं होगा, पूर्णांक यानी बट्टा भिन्न संख्या में यहां दर्शाना नहीं है। तो यदि हम लोग प्रबल अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि प्रबल अम्ल होना चाहिए और दुर्बल क्षार होना चाहिए, तो विद्यार्थी ये उसके साथ शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 हाइड्रोजन है और वहां से विस्थापित होगा आंशिक रूप से। क्या होगा? आंशिक रूप से। तो ये भाग ले सकता है H2SO4, और इससे 1 हाइड्रोजन हट सकता है। समझ रहा? तो ये आपको भाग लेगा। सपोज दैट मान लेते ये कैल्शियम है और ये रिएक्शन आप करा दिए, चलिए सॉरी है ना, रिएक्शन करा दिए, ये धातु हो गया और ये अम्ल हो गया। ठीक है विद्यार्थी, आपने पढ़ा धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। तो देखिए यहां हम नहीं जानते हैं कि विस्थापन हाइड्रोजन का होगा, लेकिन कै वो होगा पता नहीं। सपोज दैट आप इसको गलती बना दिया HS4, कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा इसको ऐसे बना देगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन दे देगा, 2 दे देगा, जय देना दे दीजिए, क्योंकि कहे थे कि हाइड्रोजन विस्थापित करता, तो आप इसको दर्शा दीजिए। लेकिन विद्यार्थी जी गलत तरीका है, ये गलत है। हाइड्रोजन ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया गया कि आंशिक रूप से हाइड्रोजन का विस्थापित होगा, और इसमें तो पूरा हाइड्रोजन आल है, इधर 2 था इधर 2 ले आले, तो विस्थापित हुआ कहां? इसलिए बहादुर CaSO4 लवण बना और इस लवण में H उपस्थित है, तो यह सही है। यानी जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो उसमें जो हाइड्रोजन होगा पूरा विस्थापित नहीं होगा। यदि पूरा विस्थापित हो गया तो उदासीन लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उदासीन लवण। लेकिन बनाना है कौन लवण? अम्लीय लवण। यानी आपका डिफिनेशन क्या बना? गौर से अब सुनिएगा। जब अम्ल और किसी धातु या धनात्मक मूलकों के साथ अभिक्रिया करता है तब उससे हाइड्रोजन का विस्थापन आंशिक रूप में होता है, पूरा हाइड्रोजन हटना नहीं। तब इस प्रकार बनने वाले जो यौगिक होगा, लवण होगा, उस लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। फॉलो किया? उस लवण को क्या कहेंगे? अम्लीय लवण। मतलब जितना उसमें हाइड्रोजन है उसका कुछ कुछ हाइड्रोजन
इसमें बच जाना चाहिए। यही अम्लीय लवण का पहचान है कि जब किसी लवण में H उपस्थित रहेगा तो अम्लीय लवण, यदि OH उपस्थित रहेगा तो क्षारीय लवण, और ये दोनों में से कोई उपस्थित नहीं रहेगा तो उदासीन लवण। समझ रहे बात को? आप लोग को ये सब चीजों को याद रहना चाहिए। मैंने सिर्फ आज केवल समझाया, कल मैं अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, ये सभी लवणों को बनाने के विधि और उसमें उपस्थित अणु परमाणुओं से यौगिकों का निर्माण करेंगे और पहचान करेंगे कि अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, उदासीन लवण है। और फिर अगले दिन आपको लवणों का उपयोग भी पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। और एक चीज को याद रहे कि आप लोग टेस्ट पर थोड़ा और ध्यान दें, है न? हम आपको सिखाने का प्रयास हर पल करेंगे। आप थोड़ा प्रयास यही करें सीखने का, क्योंकि विद्यार्थी हम कितनों प्रयास करेंगे और आप नहीं प्रयास करेंगे तो हमसे अकेले नहीं होगा। जीत आपकी है, मेरी कोई जीत नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, मुझे तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ आपकी पहचान है। आप यदि अच्छे करेंगे तभी हम अच्छा है, आप जब जीतेंगे तभी मेरी जीत है। कोच का जीत कब होती है, सफल कोच कब होता है? जब उसके सफल खिलाड़ी हो। तो इस जंग मैदान में, इस खेल की मैदान में, इस ज्ञान की मैदान में आप हीरो हैं, हम नहीं। मैं तो सिर्फ उधर पढ़ा, इधर पढ़ा, ऊपर पढ़ा, नीचे पढ़ा और आपको बताया, लेकिन आपकी इस नन्हों हाथों से वो चीज निकल सकता है, इस दिमाग से वो नए चीज की उत्पत्ति हो सकता है जिसके बारे में मैं नहीं सोचा होगा और आप उसको सोच करके नहीं कर दिए। इसलिए आप सोचिए, आपका थिंक जब अच्छा होगा तभी मेरे उसमें सफल प्रयास रहेगा। तो ठीक है विद्यार्थी, तब तक के लिए चैनल को धन्यवाद और साथ ही साथ जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को भी धन्यवाद, है ना? फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त के साथ।